एक और क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेम तो आरोप किए जाते हैं, आप आराम से Questions क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप जानते हैं सवाल पूछने में और फ्रेम करने में क्या फर्क होता है? सवाल सच्चे होते हैं, फ्रेम झूठे होते हैं। आप शायद ठीक है क्योंकि आप एडवोकेट हैं और लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको फ्रेम करने की आदत होगी। बचपन की जो एक जर्नी रही है काफी इंटरेस्टिंग रही है। किस तरह से ये जर्नी एक थॉट प्रोसेस से एक रियलिटी बनी। हमने आज से 21 साल पहले फरवरी 11 2004 में हमने बचपन की शुरुआत की। वो जो एक्साइटमेंट पहले दिन थी वो आज भी है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि शायद वो मेरे आखिरी दम तक बनी रहेगी। उस वक्त पे जो फोकस था वो बच्चों की उस डेवलपमेंट पे नहीं था। क्या ऐसे ही सिनेरियो फैमिली के अंदर भी था? अभी का स्कोप कुछ ज्यादा है, तभी का स्कोप कुछ कम था। पर हाँ, पेरेंट्स हमेशा से अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहिए। सर ने एक बुक लिखी है, किताब का नाम है डिकोडिंग बिजनेस माइंड। हम बिजनेसेस में किताब जो है वो बाहर के राइटर्स की पढ़ेंगे, वो हमसे बेहतर जानते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत की रग रग में बिजनेस है। हम लोग तो उस जमाने से बिजनेस करते हैं जिस जमाने में बिजनेस को जाना भी नहीं जाता था। He was one of the your biggest mentor and biggest motivator. अच्छी बातें, व्यापार की बातें, घर की बातें, अपनेपन की बातें कौन सिखा सकता है? तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि मेरे दादाजी मेरे बहुत बड़े मेंटोर थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे हॉस्टल जाने के कुछ साल बाद मेरी जो बड़ी दीदी है आकांक्षा जी, वो भी हॉस्टल चली गई थी। आप लोगों को बहुत ज्यादा याद आती थी। जब मैं सिंधिया स्कूल में आकाश के इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे लगा कि तो मुझे तो चेक करना चाहिए कि फैसिलिटीज कैसी हैं। तो मैं ग्राउंड में पहुंचा, एक बैट से एक पूरी क्रिकेट टीम खेल रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई 2 बैट तो होने चाहिए कम से कम। उसने कहा लुक अंकल, हमने ना ये बैट कल ही तोड़ा है, आ जाएगा अगले हफ्ते में। ओके। फिर एक बच्चे को पूछा, आपके बाथरूम्स में दरवाजे नहीं है, कैसे नहाते हो? अंकल नंगे नहाते हैं। नहीं, नंगे तो नहाते हो, बिना दरवाजे के कैसे नहाते हो? अंकल हम सब बॉयज हैं। अंकल इससे ना बॉन्डिंग बढ़ती है। नंगा नहाने से और दरवाजा नहीं होने से बाथरूम में बॉन्डिंग कैसे बढ़ती है? ऑलवेज कि आप मिस कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे आपके आसपास नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी एक खुशी होती है कि वो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। हर रोज वो कुछ नया सीख रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। और थैंक्स टू माय वाइफ, वो कभी भी उसने वो इमोशनल ब्रेकडाउन या वो इमोशनल फीलिंग नहीं दी। शी वाज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। और उस सारी जर्नी में जिस तरह से दीपिका जी ने चीजों को समझा और आगे बढ़ाया, वो अमेजिंग था। आई वुड लाइक टू थैंक हर अगेन एंड अगेन इन माय लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर बिगिनिंग। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द माइक सेशन विद आकाश गुप्ता। हमारा जो पॉडकास्ट है वो एजुकेशन, प्री स्कूल्स, स्कूलिंग, पेरेंटल माइंडसेट, एकेडमिक माइंडसेट, एजुकेटर्स और कुछ एस्पेक्ट बिजनेस के कवर करने की कोशिश करता है। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सबके दिलों में एक नाम जरूर आता है, बचपन। टुडे ऑन दिस शो वी वेलकम मिस्टर अजय गुप्ता, फाउंडर एंड CEO ऑफ बचपन प्ले स्कूल्स एंड एकेडमिक हाइट पब्लिक स्कूल्स। सर की एकेडमिक जर्नी, सर की बिजनेस जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टर्बुलेंस भरी रही है। सर ने एक सर्कल पूरा करना है फ्रॉम प्ले ग्रुप एजुकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन। इस पूरी जर्नी को कई सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद आज ये जो जर्नी है वो इस मुकाम पे आके खड़ी हुई है। तो आइए आज हम सुनते हैं सर की स्टोरी, सर की जुबानी। वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू आकाश जी। सर ज्यादातर आप इस सीट पे बैठे होते हैं और आप इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक इंटरव्यू देने के लिए कैसी फीलिंग आती है। सबसे पहले बहुत रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपको उस शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है। आपकी टीम आपको ढेरों सवाल देती है, उनकी लिखी किताबें पढ़नी होती हैं, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़नी होती है और तब आप अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बिना तैयारी के आ जाते हैं क्योंकि आपको तो केवल अपने बारे में बताना है। अपने बारे में तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच सर। सर जब जैसे हमने बात करी कि बचपन की जो एक जर्नी रही है काफी लंबी और काफी इंटरेस्टिंग रही है, इस जर्नी की क्या आप हमें स्टार्टिंग की स्टोरी बता सकते हैं? किस तरह से ये जर्नी एक थॉट प्रोसेस से एक रियलिटी बनी? आकाश जी, ये सवाल बहुत मन के करीब है। इसको पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने आज से 21 साल पहले 2004 में फरवरी 11 2004 में हमने बचपन की शुरुआत की और अब लगभग हम अपनी इस यात्रा के 21 वर्ष पूरे कर रहे हैं। 22वें वर्ष में प्रवेश किया है
वो जो एक्साइटमेंट पहले दिन थी वो आज भी है, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि शायद वो मेरे आखिरी दम तक बनी रहेगी, और तभी किसी भी व्यापार को, किसी भी वेंचर को आप सक्सेसफुल कर सकते हैं जब आपके अंदर वो पैशन और वो इंटरेस्ट बना रहे। आपके सवाल पर आता हूँ। आपका सवाल था कि वो क्या इनिशियल स्टेज थी, क्या थॉट था जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे प्री स्कूल इंडस्ट्री में, प्री स्कूल सेगमेंट में आना चाहिए। आज से 22 साल 23 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्ले स्कूल का मतलब होता था कि आप अपने बच्चों को केवल स्कूल में बैठना सिखा रहे हैं। वो स्कूल में जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, डिब्बा खाली करेंगे खाने का और वापस घर आ जाएंगे। उसका पढ़ाई से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। ये रिसर्च बहुत देर से प्रिवेल करती थी बाजार में कि हम इनिशियली ईयर्स में जो अपने दिमाग का विकास करते हैं, बच्चों के जो इनिशियल ईयर्स में उनकी डेवलपमेंट होती है, वो सारी उम्र उनकी काम आती है, लेकिन हम उन इम्पॉर्टेंट इनिशियल ईयर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। ऐसा चूंकि भारत एक ग्रोइंग कंट्री था, है, उस थॉट ने, और मैं अपने आसपास, अपने घर, अपने बच्चों की इस जर्नी को देख रहा था जहाँ पे उनके पास एक शेड्यूल्ड सिस्टम नहीं था पढ़ाई का। एक किताब के साथ सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाती थी। टीचर्स के लिए कोई लेसन प्लानिंग नहीं होती थी। बच्चों के खेलने के लिए मॉन्टेसरी टॉयज और इक्विपमेंट नहीं होते थे। उनको डे टू डे लाइफ में क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, ये मिसिंग था। हर सब्जेक्ट की बात होनी चाहिए, ये मिसिंग था। उनका फूड न्यूट्रिशनल हो, हम उनके घर पे उनके माँ बाप को ये बात बता पाएँ, ये मिसिंग था। इन सब को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम इस पे थोड़ा होमवर्क करेंगे, काम करेंगे, तो हम डेफ़िनिटली ये बदलाव कर पाएँगे। मेरे लिए ये कभी भी एक व्यापार नहीं था। ये मेरे लिए व्यापार से बढ़कर एक पैशन था। एक देश के बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करने की ज़िम्मेदारी थी। क्योंकि मैं जानता था अगर हम उनके इन फाउंडेशनल लेयर्स को मजबूत कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो हम इस पे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएँगे। हम उन्हें जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल देख पाएँगे। सर, जैसा आपने मेंशन किया कि उस वक़्त पे जो फ़ोकस था वो बच्चों की उस डेवलपमेंट पे नहीं था, उस क्रिटिकल एज को शायद कहीं न कहीं मिस कर रही थी एक जनरल पॉपुलेशन। जी। क्या ऐसा ही सिनेरियो फैमिली के अंदर भी था? मतलब फैमिली के अंदर जिस तरह से लोगों की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन थी, या किस तरह से आपकी फैमिली की ओरिएंटेशन थी या आउटलुक थी टुवर्ड्स एजुकेशन? मैं यहाँ पे ना अपनी बात को कुछ दूसरी तरह से बताना चाहूँगा। मैं भारत को प्यार करता हूँ, अपने देश को प्यार करता हूँ। हर जन्म में भारत में मैं जन्म लूँ, ऐसा भगवान से बोलता हूँ। लेकिन हम लोगों ने आज़ादी के बाद से अपने आप को दोबारा से खड़ा करना शुरू किया। अ, ब्रिटिशर्स के साथ रहते हुए हम लोगों को वो स्वतंत्रता नहीं मिली जो हमें अब से 200 साल पहले गुरुकुल सिस्टम से मिलती थी, तक्षशिला से मिलती थी, या जो पढ़ाई के या हमारे ज्ञान मिलने के एस्पेक्ट थे, वो धीरे-धीरे ब्रिटिश रूल में ऑब्सोलीट हो गए। उन्होंने बंद कर दिए। उनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर उन्हें ये राज करना था, तो ज़रूरी था कि वो सबसे पहले हमारे ज्ञान को मारते। उन्होंने भी वही किया। तो एक्चुअल में हमारा दोबारा से जो जन्म हुआ, आज़ादी के जन्म के साथ जो हमारी एजुकेशन का जन्म हुआ, वो हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। आप बिलीव कीजिएगा, अभी तक भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन स्कूल जाने वाले बच्चे आ रहे हैं, यानी उनके पिता या उनके दादा अब से पहले कभी स्कूल नहीं गए। हम कभी-कभी एक गलती करते हैं, हम भारत को दिल्ली से देखते हैं, हम भारत को किसी एक क्लब से या किसी एक पॉडकास्ट स्टूडियो से देखते हैं। हमें भारत को देखने के लिए अपनी नज़र को पूरे भारत की तरफ ले जाना होगा, उन शहरों की तरफ ले जाना होगा, उन गाँव, देहात, कस्बे की तरफ ले जाना होगा, जहाँ मेरा भारत आज भी रहता है, जहाँ आज भी उनके पास एजुकेशन के साधन नहीं है। अभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरा कुछ भारत भूखा सोता है और मेरा कुछ भारत बिना पढ़े सोता है। तो इस सब एस्पेक्ट को लेके ये कहना कि परिवारों का ये रुझान नहीं था, ये ठीक नहीं होगा। चूँकि वो परिवार खुद नहीं पढ़ कर आए थे, उनको वो शिक्षा का अभाव था, उस तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हुई थी, तो वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। अभी का जो पेरेंट्स है, अभी का जो युवा है, अभी का जो मम्मी-पापा है, वो अपने बच्चे के एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उस वक़्त भी वो कंसर्न था, लेकिन वो उतनी पढ़ाई पढ़ कर आया था, उतना कंसर्न था। अभी वो जानता है कि अगर हमें विश्व में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को आगे लेकर जाना है, हमें हैप्पीनेस को समझना है, हमें सफलता के मायने समझने हैं, तो हमें अपनी एजुकेशन बेटर तरीके से
और बेस्ट ऑफ द एजुकेशन लेनी होगी। इसलिए अभी का स्कोप कुछ ज़्यादा है, तभी का स्कोप कुछ कम था, पर हाँ, पेरेंट्स हमेशा से अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। सर उस सिनेरियो में जहाँ पे वो स्कोप पढ़ाई का थोड़ा सा लिमिटेड था, उस सिनेरियो में जब आपने एक एकेडमिक वेंचर या एक एजुकेशन वेंचर को स्टार्ट करने के स्टेप्स लिए, तो उस टाइम पे जो एक जनरल पब्लिक का एक रिव्यू होता है या एक फीडबैक होता है या एक मार्केट का किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो किस तरह का था? Thank you, Kaji, for asking such a different question. I'll try to be honest with it. मेरे और इस व्यवसाय के प्रति जो मेरे समाज का, मेरे घर का और जितने भी व्यक्ति मुझे जानते थे, उनका जो नजरिया था वो बहुत एवरेज था या बिलो एवरेज था। कुछ तो उन्हें मुझ पर शक था और कुछ इस व्यवसाय की बारीकियों पर शक था। तो बहुत देर लगती है समझने में कि आप करते क्या है। तो हम अपने फ्रेंचाइजीज की, हम अपने उन स्कूल्स की मदद करते हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए। ये परफॉर्मेंस टीचिंग को लेकर हो सकती है, बच्चों की ग्रोथ को लेकर हो सकती है, डे टू डे करिकुलम को लेकर हो सकती है, ग्लोबल एस्पेक्ट्स उन तक पहुंचाने की हो सकती है। तो बाजार का, सो कोल्ड बाजार का जो विश्वास था वो बहुत एवरेज था। वो हमने समय के साथ काम करके तैयार किया और उसको जीता। उन्हें लगता था कि अगर आप एक स्कूल अपना नहीं बनाएंगे, एक सक्सेसफुल वेंचर खड़ा नहीं करेंगे, आप बहुत देर तक इस तरह की डिटेल्स को लेकर, एक सक्सेसफुल मॉडल को लेकर प्रूव नहीं करेंगे और उसके बिना फ्रेंचाइजी देने चले जाएंगे, तो ये शायद ठीक नहीं होगा। बट मैं तब भी इस बिलीव में था और आज भी इस बिलीव में हूं कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल प्रूव करने के लिए, उसे नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको अपना होमवर्क ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और यही बचपन के साथ हुआ भी। मैं इस स्टेज पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर ने एक बुक लिखी है, डिकोडिंग बिजनेस माइंड्स, जिसके अंदर सर ने बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स यूज़ करे हैं। एक बिजनेस की जर्नी को या एक बिजनेस की मोटिवेशन को किस तरह से बनाए रखें। क्या आप हमें अपनी बुक में से या आप हमें कोई एनेक्डोट सुना सकते हैं कि जब भी इस तरह का कोई एवरेज या बिलो एवरेज फीडबैक होता है, तो उसके बाद उसी प्रोजेक्ट या अपने उसी बिलीफ के ऊपर फर्म रहकर आपने उसको कैसे आगे बढ़ाया? तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी बुक का कोई किस्सा, कोई चैप्टर आपके साथ शेयर करूं? अगर बुक का या कोई आपका बुक के बाहर का भी अगर कोई एनेक्डोट या कोई किस्सा हो, तो आप प्लीज़ हमें वो बताएँ कि एनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट या वो फ्रॉम द बुक और आउटसाइड द बुक ऑन कि मोटिवेशन या फर्स्ट जो इनिशियल वो होता है, फीडबैक होता है, अगर वो एवरेज भी हो, तो भी आप किस तरह से अपनी मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं या कैसे आप उसके बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं? जी। आकाश जी, मुझे कोई ऐसा सीधा चैप्टर अपनी बुक का याद नहीं आता जो आपने सवाल पूछा है, बट मैं एक चैप्टर के बारे में बताता हूँ जो आपके सवाल को बहुत करीब से टच करता है और शायद मेरे दर्शकों को वो समझ में आए। मेरी मैं बुक का किस्सा आपको इसलिए सुनाऊंगा कि आपको शायद एक किस्सा अच्छा लगा तो आप जाएंगे और मेरी किताब खरीदेंगे, तो कुछ रॉयल्टी मेरे मंथली अकाउंट में पहुंचेगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके चैनल के जरिए अपनी किताब को प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। किताब का नाम है डिकोडिंग बिजनेस माइंड। उसने भी अपनी 3 साल की जर्नी पूरी की है। इन 3 सालों में किताब 24-25 हज़ार से ज़्यादा बिकी है। हम लोगों ने पहले 10 दिन में किताब को इंडिया में बेस्ट सेलर कर लिया था। किताब के बेस्ट सेलर होने की ज़्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि बिजनेस के ऊपर भारत में अभी भी बहुत सारे विदेशी लेखकों की किताब पढ़ी जाती है। हमने ऐसा मन बनाया हुआ है कि हम बिजनेसेस में किताब जो है वो बाहर के राइटर्स की पढ़ेंगे, वो हमसे बेहतर जानते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत की रग रग में बिजनेस है। हम लोग तो उस जमाने से बिजनेस करते हैं जिस जमाने में बिजनेस को जाना भी नहीं जाता था। हमारे देश से तब वो लोग जहाज में अपने मसाले और अचार और कुछ कुछ लेकर जाते थे और वहाँ से उसके बदले में उन्हें सोना चांदी और बहुत सारे बहुमूल्य रत्न मिलते थे। तो बिजनेस हम भारतीयों की रग रग में बसा हुआ है और हम बेहतर बिजनेसमैन हैं।
ये बहुत सारे किस्से मैं आपको जब चाहे जैसे चाहे सुना सकता हूँ। मैं आपके वाली बात का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक चैप्टर में यश चोपड़ा जी के बारे में एक स्टोरी है, तो मैं उसको थोड़ा-सा छोटा करके आपको सुनाता हूँ। यश चोपड़ा जी ने एक फ़िल्म बनाई, वो लव स्टोरी थी, और जो उनकी पहली फ़िल्म लव स्टोरी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शुरू की जो 2-3 लव स्टोरीज़ थी, उसमें से एक कभी-कभी थी। उसमें से एक राजेश खन्ना के साथ लेकर बनाई गई फ़िल्म थी। तो वो बहुत सक्सेसफुल रही, और हर बड़ा स्टार, उस समय का बड़ा स्टार उनके साथ काम करना चाहता था, और हर बड़ा राइटर उनके लिए फ़िल्म लिखना चाहता था। तो उन्होंने एक बार अपने घर पर कुछ उस वक़्त के बड़े राइटर्स जो भी 3, 4, 5 थे, उन्हें बुलाया और उनको कहा कि मैंने तय कर लिया है कि आने वाले 5 सालों में मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर फ़िल्म बनाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप उस सब्जेक्ट को मेरे लिए ट्रीट करके कुछ स्टोरीज़ लिखें, जो स्टोरीज़ बहुत अच्छी होंगी, उन सब पर मैं आने वाले सालों में फ़िल्म बनाऊँगा। तो सभी राइटर्स बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके साथ काम करना एक बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली फ़िल्म, अगली फ़िल्म जो होगी, वो एक लव स्टोरी होगी। सबने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा जो दूसरी फ़िल्म होगी, वो भी लव स्टोरी होगी, और जो तीसरी फ़िल्म होगी, वो भी लव स्टोरी होगी। तो सबको बड़ा अचरज था। जावेद अख्तर साहब उठे और उन्होंने कहा कि साहब, मतलब यश जी, पूरी इंडस्ट्री आपकी तरफ देखती है, और आपसे आशा की जाती है कि आप भारत में नए सब्जेक्ट्स को लाएँगे, नए विषयों पर आप फ़िल्म बनाएँगे। आप में जो कहने की कला है, जो समझाने की कला है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ठीक नहीं होगा कि अगर आप सरीखा एक डायरेक्टर सिर्फ़ लव स्टोरी बनाएगा। तो यश जी ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है। मैं लव स्टोरी समझता हूँ, और मैं लव स्टोरी पर ही फ़िल्में बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे लिए लव स्टोरी लिखें। और अगर अब आप उनकी जर्नी उठाकर देखेंगे, तो उन्होंने बहुत सारी लव स्टोरीज़ पर काम किया। उनकी फ़िल्म आई सिलसिला, उनकी फ़िल्म आई डर, उनकी फ़िल्म आई श्रीदेवी और अनिल अनिल की, जिसमें वो बड़ी हीरोइन होती है, लड़की बड़ी होती है, और वो, तो उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से लव स्टोरी को लिया, और उनकी सभी फ़िल्में सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली हुई। तो इस स्टोरी के ज़रिए मैं अपने रीडर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप वो कीजिए जो आपको बेस्ट आता है। वो बार-बार हो चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस कॉन्सेप्ट पे पहले कुछ कंपनीज़ अच्छा कर चुकी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी प्ले स्कूल इंडस्ट्री में इतने सारे खिलाड़ी और सफल खिलाड़ी, इतने सारे कंपनियाँ और सफल कंपनियाँ होने के बाद भी बहुत कुछ और करने का स्कोप है, क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों का देश है। अभी तक हम बहुत सारे शहरों में, गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में नहीं पहुँचे हैं। तो ये एक पूरा एक हमारे लिए मैदान है, एक पूरी जर्नी अभी बाकी है। तो आप भी आइए, और अपनी-अपनी सफलता की स्टोरी इस क्षेत्र में भी लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं। सर, मैं एक बार फिर से एक और क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेम तो आरोप किए जाते हैं। आप आराम से क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस फ्रेम। पूछ सकते हैं। आप जानते हैं सवाल पूछने में और फ्रेम करने में क्या फ़र्क होता है? सवाल सच्चे होते हैं, फ्रेम झूठे होते हैं। एक एवरेज फ़ोटो को उसके चारों तरफ लाल या काला बॉर्डर लगाकर एक बहुत सुंदर फ्रेम में लगा देते हैं। तो उस तस्वीर को कुछ और बोलना था, और वो कुछ और बोलती है। चूँकि आप शायद ठीक हैं, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको फ्रेम करने की आदत होगी, पर आप सवाल भी पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी। किसी भी एक एवरेज फीडबैक के बाद वापस उस चीज़ को वर्क करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो जब आपको एक एवरेज या बिलो एवरेज फीडबैक मिला, तो आपने अपनी मोटिवेशन को या आपने अपने मन को कैसे समझाया कि यही एक चीज़ है जो मुझे करनी है और मैं यही करना चाहता हूँ? बहुत फैंटास्टिक सवाल है। मैं पहले इसका एक अलग स्टोरी के ज़रिए जवाब देना चाहता हूँ। ये जो मेरी स्टोरी सुनाने की आदत है ना, ये बहुत खराब है, और इसकी वजह से कुछ बच्चों का जीवन अलग तरह से चल रहा है, और कुछ, पर मैं इसको एक कहानी के ज़रिए पूरा करता हूँ। जब मैं पहली बार अपने प्ले स्कूल के ब्रोशर्स के लिए, प्रोस्पेक्टस के लिए, कंटेंट के लिए शूट कर रहा था, तो मैंने अपने घर के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, उनके कुछ आई कार्ड बनवाए, एक छोटे से स्टूडियो का कमरा फ्रेम किया, और पूरे दिन का खर्चा कुछ 600 रुपए था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हम लोगों ने वो कुछ 8-10 फोटोग्राफ का शूट निकालना था। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2003 की। तो मेरे सभी जानने वाले और मेरे अपने घर वाले भी, विद ऑल ड्यू लव एंड रिगार्ड टू माय फैमिली, वो बोल रहे थे इसने सुबह से बच्चों को परेशान किया हुआ है, पता नहीं क्या करना चाहता है।
कितनी बार बच्चों का मेकअप हो गया, कितनी बार उनके बालों में पानी डालकर तैयार कर दिया, शीशे, कंघे, ड्रेस, आई कार्ड, बैग, वाटर बॉटल, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मैं चुप रहा। जब 5 साल बाद मैं अपने फॉर्मल स्कूल के लिए शूट कर रहा था, तो हमारे बच्चे जिन पे हम शूट कर रहे थे वो पहले 3 या 4 थे, अभी वो 7 थे। 3 दिन का शूट था, अलग अलग लोकेशन पे शूट था, 12-14 लोगों की टीम उन्हें शूट कर रही थी। एक व्यक्ति पीछे पीछे उनकी ड्रेस को प्रेस करता था, बच्चे गंदी कर देते थे, नई ड्रेस लगाता था। और वहां जहां हमारा बजट 600 रुपये था, यहाँ हमारा बजट उस जमाने में 4 लाख रुपए था। तो घर वाले बोल रहे थे, हम ना कहते थे अजय तो कामयाब होगा, हमें तो पहले ही पता था कि बहुत लायक बच्चा है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अगर मैं उस दिन बोलता तो ठीक नहीं होता। उस दिन मुझे चुप रह के अपना काम करना था, मुझे चुप रह के दूसरे शूट में भी अपना काम करना था, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, और शायद मंजिल में मजा भी नहीं है, सफर में ही मजा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर छुपे हुई उस पैशन को दबाकर रखें और काम करते रहें। आप आपके लिए ये बेहद जरूरी है, तभी आप अपने रास्ते पर कामयाब हो पाएंगे। सर, आप जब बिजनेस की बात करते हैं तो एक अलग ही ऑरा फील होता है, और आपकी जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपने कोई प्रोफेशनल बिजनेस का कोई कोर्स या उस तरह से डिग्री नहीं करी। सो आपका जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है और बिजनेस के जो एनेक्डोट्स हैं, वो यूजुअली कहाँ से आते हैं? मतलब आपका जो ये बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है और जो एनेक्डोट्स हैं और जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपने कौन सी एज में स्टार्ट कर दिया था, या आपके ये जो एक्सपीरियंस है ये कब से स्टार्ट हो गए थे? अभी शायद सबको ये पता होगा कि मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हूँ। जब मेरे लिए लड़की देख रहे थे जो अभी मेरी वाइफ हैं, तो मैंने उनको धीरे से बोला कि मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हूँ। लेकिन मुझे डर था कि अगर मेरे ससुर जी को पता लग गया तो वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पर अभी चूंकि संसार भर के बहुत सारे बिजनेसमैन अभी कॉलेज भी नहीं गए, तो मुझे इस बात को कहने में डर नहीं लगता है। आपके सफलता को कहाँ से शुरू होना है, ये कुछ अनजाना सा सफर है, कब कैसे कहाँ शुरू होगा मुझे नहीं पता। तो मेरा ये वाला सफर, मैं बहुत अच्छा छात्र था क्लास 9 तक। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि मैं कोई खराब स्टूडेंट नहीं था, बट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मुझे सरकारी स्कूल के मेरे हेडमास्टर ने एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया था। मुझे मेरे क्लास टीचर ने एक लंच बॉक्स दिया था जिस पे उसने विद लव अपना नाम लिखा था। तो मैं बोलता था मेरा नाम लिखा होना चाहिए था, सर ने तो अपना नाम लिखवा दिया। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। लेकिन जब मैंने 10th में बिजनेस करने के लिए कुछ गुणों को पढ़ा, मैंने पहले भी अपने एक गुरुजी का नाम लिया है, साधु राम जी थे, वो हमें बिजनेस पढ़ाते थे। तो जब मैंने 10th 11th क्लास में पहली बार बिजनेस को समझा और जाना, तो मुझे लगा बस यही चाहिए था। और उस दिन से मैंने सब पढ़ना छोड़ दिया और मैंने सिर्फ बिजनेस को पढ़ना शुरू कर दिया। तो वहां से मैं खराब छात्र होता गया, जिसकी वजह से मैं ड्रॉप आउट हुआ। सर, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपने दादाजी और उनकी मिठाई की शॉप की स्टोरीज़ बताई हुई हैं। क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि ही वाज़ वन ऑफ द योर बिगेस्ट मेंटर एंड बिगेस्ट मोटिवेटर? यस, बिल्कुल। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। मेरे दादाजी बहुत हम्बल फैमिली से आते थे। वो हरियाणा के रहने वाले थे और वो काम धंधे की तलाश में लाहौर चले गए थे। लाहौर में अनारकली सिनेमा होता था, और उस अनारकली सिनेमा पर 2 महीने में कोई एक फिल्म रिलीज होती थी। और उस जमाने में उनके पसंदीदा कलाकार अशोक कुमार और प्राण साहब और वो होते थे, क्योंकि उनकी फिल्में बिक जाती थी। फिल्म बिकने का मतलब होता है कि वो बाहर रसगुल्ले की एक साइकिल के ऊपर रसगुल्ले बेचते थे। तो मतलब उनका कहना ये कि मैंने कभी उनकी फिल्म थिएटर में जाकर नहीं देखी, क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे लगते थे। लेकिन जब थिएटर भर जाता था जनता से, तो बाहर आकर उनके रसगुल्ले की प्लेट बिक जाती थी। तो एक साइकिल के ऊपर आगे एक स्टेनलेस स्टील के डिब्बे में घर से रसगुल्ले बनाकर लाते थे, और उनके नीचे बर्फ भर के एक और उसको ठंडा कर देते थे, और प्लेट में वो रसगुल्ले देते थे उस सिनेमा हॉल के किनारे। तो बहुत खुश होते थे जब फिल्म हिट होती थी और दर्शक आते थे कि आज मेरे 2 दर्जन जो रसगुल्ले वो बिक गए। तो एक ऐसे व्यक्ति की ऐसी जगह से शुरुआत होना
और फिर जब रॉयट्स हुए, भारत के विभाजन की बात चल रही थी, तो वो दिल्ली आ गए, शादी हो गई बाय द टाइम, बच्चे होते गए। तो इतने सारे मेरे, उनके 5 बेटे और 5 बेटियां, मेरी 5 बुआ, एक पिता और 4 चाचा। तो ये सब इतने बड़े परिवार को संभालना, ये वो व्यक्ति जानता था। उस संभालने के लिए वो अ, उस उसको संभालने के लिए उनके पास मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ मेहनत करके ही वो अपने काम को बढ़ा सकते थे। तो वो घर पे 2 किलो दूध लेकर आते थे, उसको अरारोट डालकर और दूसरे तरीकों से फाड़ते थे। उनकी कला ये थी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस दूध को फाड़कर पनीर बनाता था, तो उसमें से 1 किलो पनीर बनता था, और जब मेरे दादाजी करते थे तो 1 किलो 200 ग्राम पनीर बना पाते थे। तो वो जो 20% एक्स्ट्रा की कला उनके पास थी, उसकी वजह से उन्हें लगता था कि मैं औरों से कुछ बेहतर हूँ, उनसे तेज भाग पाऊंगा और अपने बच्चों का सर्वाइवल कर पाऊंगा। तो एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने वहां से अपनी जर्नी शुरू करी, पहले गांव से अम्बा लाहौर गए, लाहौर से दिल्ली वापस आए, दिल्ली में एक फिर से साइकिल के ऊपर रसगुल्ले बेचने शुरू किए, फिर एक छोटी सी दुकान किराए की ली, फिर एक दुकान ली, 5 लड़कों को पढ़ाया, 5 लड़कियों को पढ़ाया, फिर मैं अगली जनरेशन का बड़ा बच्चा था, मुझ पर ध्यान दिया, उनकी शादियां की, उनके अपने अपने व्यवसाय एस्टेब्लिश करवाए। तो उससे ज्यादा जीवन को कौन जान सकता है? उससे ज्यादा व्यापार को कौन जान सकता है? उससे ज्यादा मुनाफे को कौन जान सकता है? उससे ज्यादा अच्छी बातें, व्यापार की बातें, घर की बातें, अपनेपन की बातें कौन सिखा सकता है? तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि मेरे दादाजी मेरे बहुत बड़े मेंटोर थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सर, क्या आप उनकी एक स्टोरी बताते हैं जो एक बिजनेस प्लानिंग के लिए बहुत रेलेवेंट होती है। जब वो सिगरेट पीते थे और कैसे फिर उन्होंने अपनी सिगरेट को की आदत को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। तो क्या आप कंफर्टेबल हैं हमारे दर्शकों को वो स्टोरी बताने के लिए? मैं जरूर कंफर्टेबल हूँ। तो हमारे समाज में अभी तक भी एक टैबू है कि मेरे घर में एक बेटी हुई है और उस बेटी की शादी के लिए मुझे कुछ पैसे जोड़ने होंगे। तब ये टैबू और बहुत ज्यादा था। तो जब मेरे दादाजी मिठाई का काम करते थे, वो लाहौर से आए थे और उन्होंने मिठाई का काम दिल्ली में अपना शुरू किया। तो जब पहली बेटी हुई तो उन्हें लगा कि अब एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, और मुझे अब एक और बेटी की, मतलब एक बेटी की शादी के लिए 20 साल बाद, 18 साल बाद शादी आएगी, बट उसके लिए तैयारी करनी है। तो उन्होंने सुबह 8 बजे के बजाय दुकान 6 बजे खोलना शुरू कर दिया कि मैं अब रसगुल्ले के साथ साथ दूध भी बेचूंगा। तो उन्होंने अपने आप को 2 घंटे पुश किया और सुबह 6 बजे अपनी दुकान शुरू कर दी। ईश्वर की कृपा और ईश्वर का धन्यवाद, अगले साल फिर एक और बेटी हो गई। अब उन्हें लगा कि अब तो 2 बेटी हो गई। बाय द टाइम 2 बेटे भी थे, पर हमारा समाज उनको ये सोचना और सिखा चुका था कि बेटी की शादी की चिंता नहीं है, बेटी की शादी की चिंता करो। तो जब दूसरी बेटी की शादी की चिंता शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी दुकान में रिटेल करना शुरू कर दिया, यानी अपने यहाँ पे डोसे, और उस जमाने में चाउमीन, कुछ वड़ा, ये और करना शुरू कर दिया कि इससे जो सेविंग होगी मैं उससे दूसरी बेटी की शादी कर लूंगा। फिर 2 साल बाद एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। अब तीसरी बेटी घर में आ गई। अब क्या किया जाए? वो बहुत सिगरेट पीते थे, हर रोज 7 8 9 सिगरेट पीते थे, शायद उससे भी ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को 2 सिगरेट पे रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, एक सुबह के खाने के बाद और एक शाम के खाने के बाद। तो इस सिगरेट से जितने पैसे बचेंगे मैं उसमें तीसरी बेटी की शादी के लायक दहेज जोड़ दूंगा। फिर ईश्वर का प्यार, आशीर्वाद, एक और बेटा और अगले साल एक और बेटी। अब चौथी बेटी घर में आ गई। अब क्या किया जाए? उन्होंने सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। अब सारी रात रसगुल्ले बनते थे। सुबह 5 बजे हमारे कारखाने के बाहर, गोडाउन के बाहर बहुत सारे साइकिल वाले आते थे और वो साइकिलों पे रसगुल्ले ले लेके अलग अलग दिशाओं में जाते थे। तो उसमें रात को बनाना पड़ता था और सुबह 4 बजे 5 बजे उसकी सप्लाई होती थी। उनके लिए एक बड़ा रजिस्टर बनता था। 30 40 साइकिल वाले आते थे, कोई 2 दर्जन, कोई 3 दर्जन, कोई 4 दर्जन। अगले साल एक और बेटी घर में आ गई, पांचवी बेटी घर में आ गई। अब उन्होंने सारी उम्र के लिए सिगरेट छोड़ दी कि मैं आज के बाद ये सिगरेट नहीं पीऊंगा। उन 2 सिगरेट के पैसे में 18 साल जोड़ूंगा तो मुझ पे इतने पैसे और बढ़ जाएंगे। वो और मेहनती हो गए। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के इस दर्शन को अपनी इस मेहनत से जीतना चाहता है, उससे ज्यादा अच्छा व्यक्तित्व, उससे ज्यादा सिखाने वाला व्यक्तित्व हमारे आसपास शायद हमें नहीं मिलेगा।
तो मुझे उनकी बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो लाइफ में मदद करती हैं, काम आती हैं और आज भी मुझे सिखाती है। सर, जैसा कि हमारी कॉन्वर्जेशन अनफोल्ड हो रही है और आपकी जो बहुत मेजर जर्नी है, प्रोफेशनल, पर्सनल, वो आपके एक्सपीरियंसेस से शेप हुई है और जो एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन से रिलेशन है, वो भी बहुत क्लोज और बहुत पॉजिटिव रहा है। जब आपने मेरे को हॉस्टल भेजा तो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस या आपका जो माइंडसेट था, तो क्या सोच कर या क्या उसके पीछे ऐसे रीजंस थे या ऐसा क्या माइंडसेट था कि आपको लगा कि एक हॉस्टल ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है? हमारे घर से कोई कभी हॉस्टल में नहीं गया था, तो मुझे लगा चलो हॉस्टल को एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे हॉस्टल वाले लेते नहीं दोबारा पढ़ाने के लिए। मेरे पास पॉसिबिलिटी थी कि मैं आकाश को हॉस्टल भेज सकूं। मैंने आकाश को डराया हॉस्टल भेज देंगे, वो डरा नहीं, हम उसे हॉस्टल छोड़ाए। ये एक सच्चा पहलू है। हॉस्टल भेजने के पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि आप जब हॉस्टल में रहते हो तो आप बहुत सारी अलग चीज़ें सीखते हो। मैं यहाँ पे इसको एक कहानी के जरिए शायद आपको बताऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसा सभी घरों में होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छा खिलाना चाहते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, उनको फल देना चाहते हैं। तो हम भी आकाश जी को घर पे कोई केला, आम, सेब, कुछ फल देते थे। वो मना कर देते थे, मुझे नहीं खाना। मम्मी काटती थी, फिर बताती थी, फिर देखो वो ऊपर देखो चंदा मामा और मुंह में। तो वो कभी खा लिया, कभी मुंह में निकाल दिया। तो मैं देख रहा था कि कुछ चीजें बड़ी अलग तरह से चल रही है, आप उनकी कीमत नहीं जान रहे। आप बाथरूम से निकल कर आए, आपने अपना तौलिया अपने बेड पे छोड़ दिया। अब ये मम्मी है, वाइफ होती तो कुछ अलग तरह से बिहेव करती। मम्मी ने तौलिया उठाया और बाहर जाके तार पे टांग दिया। मुझे लगा एक बार हॉस्टल को ट्राई करते हैं। तो हियर कम्स दैट स्टोरी। जब हम पहली बार सिंधिया में, पहले 3 महीने के लिए आप अपने बच्चे से फिजिकली नहीं मिल सकते थे और फोन करने पर भी मनाही थी। उनका कहना था कि जब आप फोन करते हो तो बच्चे कम रोते हैं, पेरेंट्स ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं, तो आप उनके स्कूल मास्टर से समझ लीजिए कि आप क्या समझना चाहते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बच्चे से बात ना करें। और आप 3 महीने बाद बच्चे से पहली बार मिल सकते थे। तो आई बिलीव कि हम अप्रैल में आकाश को छोड़कर आए थे, अप्रैल या मई में, जुलाई। जुलाई में। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम लोग जब पहली 3 महीने के बाद मिलने के लिए पहुंचे तो मैंने पूछा और खाने पीने में क्या चल रहा है। तो आकाश ने बोला कि हम कभी कभी शाम को 4 बजे हमें फल मिलता है और हम कभी कभी ट्रिपलिंग भी मार लेते हैं। तो मैंने बोला ट्रिपलिंग का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा एक फलों का टोकरा आता है, वो हमारे उसके बाहर, मेस के बाहर, हमारी उसे डोम बोलते हैं, कि बाहर आता है और आपको लाइन में लग के फल लेना होता है। तो वो फल गिनती से नहीं आते हैं कि 400 बच्चे हैं 400 फल आएंगे, वो फल आ जाते हैं। आप लाइन में लगते हैं, कुछ बच्चों का मन नहीं होता है तो नहीं लगते हैं, पर वो लाइन से मिलते हैं और जब तक फल वहां पे अवेलेबल है वो मिलते रहेंगे। तो भाग के सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं फल खाने के लिए, और फिर जैसी लाइन पूरी होती है भाग के फिर पीछे लग जाते हैं तो हमें दूसरा फल मिल जाता है। और फिर जैसे ही फिर लाइन खत्म होती है और फल बचे होते हैं तो तीसरी बार भी लग जाते हैं। तो हम कभी कभी ट्रिपलिंग मार लेते हैं। अच्छा, आम आता है ना, मैं तो तब ट्रिपलिंग मार ही लेता हूँ। तो वही बच्चा जो घर में मम्मी के दिए हुए कटे हुए आम पे, केले पे या सेब पे बोलता मुझे नहीं खाना, वो वहां लाइन में खड़ा होकर ट्रिपलिंग मारकर अपनी पसंद का आम लेकर आता है। और फिर ये भी शायद विश करता है कि अगर हफ्ते में 2 बार आम आ जाते तो कितना मजा आ जाता। क्या यार, मंगल को भी केले आए थे और शुक्रवार को भी केले आए हैं। ये टीचिंग आपको लाइफ देती है। आप मेस में खाना खाते हैं, वो मेस लगभग आपके डोम से 1 किलोमीटर दूर है। आप वॉक करके आते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर सोचते हैं यार अब खाना कैसे खाना जाएगा, फिर 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो आप अगले दिन प्लानिंग करते हैं कि 10% एक्स्ट्रा खा के चलता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे फिर डोम में जाते ही भूख लगे। ये जो लाइफ आप प्लान करते हैं, ये तब करते हैं जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप बीमार होते हैं, आपको अपना ध्यान खुद रखना होता है, आपको अपनी दवाइयों का टाइम खुद याद रखना होता है, आपको जाके बताना होता है टीचर को, अपने फैकल्टी को, अपने हेडमास्टर को, सर मेरी तबीयत खराब है, मेरे को लग रहा है उल्टी आएगी, आप मुझे ये वाली दवाई दे दीजिए, मुझे आधे दिन का ब्रेक दे दीजिए। जो डिसिप्लिन, जो लर्निंग लाइफ में हॉस्टल देता है, अच्छा हॉस्टल देता है,
अच्छे दोस्त देते हैं, वो शायद हम एज ए पेरेंट मिस कर जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि एक ये अनुभव लेना चाहिए, हमने इसलिए आपको हॉस्टल में भेजा, और जो हमारा अनुभव बेहद शानदार था। First of all, I would like to mention at this stage that going to hostel was one of the best decisions that the family, and I believe कि जो भी ये डिसीजन था ये मेरी लाइफ का काफी चेंजिंग एस्पेक्ट था। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी दी। मेरे हॉस्टल जाने के कुछ साल बाद मेरी जो बड़ी दीदी है आकांक्षा जी, वो भी हॉस्टल चली गई थी। तो उसके बाद एक लोगों का एक मानना होता है या लोगों को लगता है कि घर बिल्कुल सूना हो गया, दोनों बच्चे बाहर रह रहे हैं। तो उस टाइम पे आपकी पर्सनल या जो सिचुएशन थी या आप लोग का जो माइंडसेट था, वो किस तरह से था? आप लोगों को किस तरह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती थी? आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस फील होता था घर खाली या ज़्यादा रिलैक्स हो मैं इस जाता बातों को है? दो तरीके से कह सकता हूँ। पहला, इट इज ऑलवेज कि आप मिस कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे आपके आसपास नहीं है, वहाँ पे वो कैसे खा रहे होंगे, उन्हें क्या मिल रहा होगा, वो कैसे ग्रो कर रहे होंगे, उनके डे टू डे में क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। लेकिन साथ साथ आपको ये भी एक खुशी होती है कि वो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, हर रोज वो कुछ नया सीख रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो कम्युनिटी सर्विस में जुड़े हुए हैं, उनके जो दोस्तों की फहरिस्त है वो लंबी हो गई है, उनके जो गुरु शिष्य परंपरा में वो भी जिस तरह से पढ़ रहे हैं, खास तौर से सिंधिया हॉस्टल में, तो ये सब में आपको बराबर खुशी भी हो रही होती है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन होता है जब आप ये इवेल्युएट करते हैं या करना चाहते हैं कि मैं खुश ज़्यादा हूँ या मैं वो उसकी वजह से गमगीन ज़्यादा हूँ। तो मुझे लगता है कि वी एज ए फैमिली हमेशा इस बात से ज़्यादा खुश थे कि नहीं, हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। और थैंक्स टू माय वाइफ, वो कभी भी उसने वो इमोशनल ब्रेक डाउन या वो इमोशनल फीलिंग नहीं दी। शी वाज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। और अ, मतलब उस सारी जर्नी में जिस तरह से दीपिका जी ने चीज़ों को समझा और आगे बढ़ाया, वो अमेजिंग था। आई वुड लाइक टू थैंक हर अगेन एंड अगेन इन माय लाइफ फॉर दैट दैट पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को एक हॉस्टल की छोटी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं सिंधिया स्कूल में आकाश के इंटरव्यू के लिए गया, तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ चीज़ों को पता करना चाहिए, क्योंकि मैं अगले 7 साल के लिए अपने बच्चों को 6 साल के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मुझे तो चेक करना चाहिए कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो मैं ग्राउंड में पहुंचा। एक बैट से एक पूरी क्रिकेट टीम खेल रही थी। 2 खिलाड़ी तो कम से कम के पास बैट होना चाहिए था। जो बैटिंग के लिए दोनों छोर पे थे, उसमें से भी एक के पास था। तो एक बच्चा रन लेता था, फिर वो दूसरे को देता था बैट, फिर वो दूसरा रन लेता था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, 2 बैट तो होने चाहिए कम से कम, बल्कि एक आध कोई एक्स्ट्रा बैट होना चाहिए आपके पास। उसने कहा, लुक अंकल, हमने ना ये बैट कल ही तोड़ा है, आ जाएगा अगले हफ्ते में। तो आपने लिखवा दिया है? अंकल अभी क्या लिखवाना है, अभी मिलेंगे 2-3 दिन बाद, लिखवा देंगे, आ जाएगा। ओके, ये तो इमीडिएट लिखवाना चाहिए था। नो 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 अंकल, नॉट ए प्रॉब्लम, कह के फिर मैदान में खेलने चला गया। थोड़ा आगे गया, अरे आपके हॉस्टल में तो कूलर ही नहीं है, पंखे हैं, और वो भी इतनी ऊपर ऊपर। फिर मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत, आपके यहाँ कूलर ही नहीं है एक पंखे में? यू नो अंकल, इतनी बड़ी बड़ी डोम है, इतनी ऊंची छत है, यहाँ पे गर्मी नहीं लगती, पंखा भी कभी कभी बंद करना पड़ता है। पता नहीं मैं झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कि इसको स्कूल वालों ने क्या सिखा दिया। फिर एक बच्चे को पूछा, आपके बाथरूम्स में दरवाजे नहीं है, कैसे नहाते हो? अंकल नंगे नहाते हैं। नहीं, नंगे तो नहाते हो, बिना दरवाजे के कैसे नहाते हो? अंकल हम सब बॉयज हैं, बॉयज तो है पर तुम दरवाजा नहीं है। अंकल इससे ना बॉन्डिंग बढ़ती है। तो नंगा नहाने से और दरवाजा नहीं होने से बाथरूम में बॉन्डिंग कैसे बढ़ती है? एक बच्चा इसका तौलिया ले लेता है, उसका बच्चा उसकी चड्डी पहन लेता है, इसकी जुराब ये वाला बच्चा ले लेता है। शायद ये उस दिन मुझे कुछ अलग लग रहा था, लेकिन जब आप धीरे से बैठ के सोचते हो तो आपको समझ में आता है कि हमारे संयुक्त परिवार ऐसे ही तो होते थे। हमारी जो सोसाइटी, गांव, गुरुकुल,
ऐसा ही तो होता था, जिसमें वो मैं नहीं बोलता था, हमारा बोलता था, वो मेरा नहीं बोलता था, हमारा बोलता था। कुछ मायनों में हॉस्टल्स ये सब आपको इतना ज्यादा सिखा देता है कि वो आपके लिए जीवन भर एक एक व्यवस्था बन जाता है, एक ताकत बन जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे बच्चों के साथ भी हुआ जब वो हॉस्टल में पढ़ रहे थे। सर, आपका और एजुकेशन का जो नाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अलग अलग एनेक्डोट से आया है। आपने इंटेंशनली अपने दोनों बच्चों को प्रोफेशनल्स बनाया, मतलब एक को लॉयर एक को डॉक्टर। तो ये जो थॉट प्रोसेस है या ये जो डिसीजन है, ये कैसे स्टेम हुआ? हर घर को एक डॉक्टर चाहिए और हर बिजनेस को एक लॉयर चाहिए। अब हम बिल्कुल सेफ है, हमारे घर पर एक डॉक्टर है और हमारे ऑफिस में एक लॉयर है। ये अलग बात है कि वो डॉक्टर भी कभी कभी अब ऑफिस में पाए जाते हैं और वो लॉयर भी कभी कभी घर में पाए जाते हैं। तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन लाइफ में नहीं हो सकता था। सोचकर हमने ये प्लानिंग की और ईश्वर ने हमारा साथ दिया। वेरी हैप्पी। सर, एक बिजनेस का एक्सपोजर एक बिजनेसमैन को और डिटेल्ड या और अच्छा उस टॉपिक को या उस एस्पेक्ट को समझने के काबिल बनाता है। जैसा कि आपने मेंशन किया कि आपकी घर के डॉक्टर अब ऑफिस आने लगे हैं और आपके लॉयर आपके घर आने लगे हैं। तो अगर आपको चांस दिया जाए और ये डिसीजन रिवर्स करने का, तो क्या आप इस डिसीजन को रिवर्स करना चाहेंगे? नहीं, मैं शायद इस डिसीजन को रिवर्स नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो डिसीजन हमने लिया था वो ठीक था और वो आज भी रेलिवेंट है। मुझे ऐसा लगा था जब मैंने सवाल का जवाब दिया कि आपको ऐसा शायद पूछना होगा कि अ, क्यों एक बिजनेस को या हर बिजनेस को एक लॉयर चाहिए होगा। पर शायद बहुत सारे दर्शक आपके जानते हैं कि हर बिजनेस में बहुत सारी निटी ग्रिटी है, एग्रीमेंट्स हैं, डिस्कशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं, रोल प्ले है। मैं ये नहीं बोलूँगा कोर्ट कचहरी भी है, बट अगर आपके पास एक लर्नेड लॉयर है उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी निटी-ग्रिटी, ट्रेडमार्क, अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनिटली वो बिजनेस जल्दी ग्रो कर सकता है। और इसी तरीके से आज हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जितने पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं, आपको हेल्दी रहने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं अपने शब्दों को फिर से थोड़ा और सुधार कर बताना चाहूँगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जो वो डॉक्टर हैं वो मेरे घर के लिए हैं, मेरे लिए हैं, हमारे लिए नहीं। वो समाज के लिए है। उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी फैमिली को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, अपनी समाज की फैमिली को, फिर अपने देश और अपने शहर की फैमिली को जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं उस मेडिकल फील्ड में, वो उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि उनके पास रोज शायद कुछ 10-15-20 फोन कॉल आती हैं। वो सिस्टम पे बैठे हुए भी, कार ड्राइव करते हुए भी कुछ एडवाइस कर रही होती हैं। तो ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को, अपनी उस उतने सालों की पढ़ाई को समाज तक लेकर जाए और लोगों की और देश की मदद करे। इसी तरीके से एक लॉयर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जितना हो सकता है समाज में अपना योगदान दे। तो हमने एक ऐसी एजुकेशन को चुना जो ना केवल हमारे घर परिवार के लिए बेनिफिशियल थी, हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल थी, बल्कि वो समाज के लिए भी बेनिफिशियल थी। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का योगदान उस समाज को और उस देश को देना है जिसमें वो रहता है। अगर ये बात आप नहीं जानते हैं और आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं, तो आप एक बड़ा पोर्शन ऑफ लर्निंग मिस कर रहे हैं। प्लीज इसको हमें अपने बच्चों को जरूर सिखाना है कि आपको अपने हिस्से का योगदान देश के लिए और समाज के लिए जरूर करना है। सर, आप अपने जो करियर गाइडेंस है उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो क्या आप हमारे जो पेरेंट्स, जो भी हमारे व्यूअर्स पेरेंट्स हैं और जो अपने बच्चों की करियर गाइडेंस को लेकर थोड़े से वरीड हैं या थोड़ा सा सब एप्रीहेंशंस में हैं, क्या आप उनको कोई गाइडेंस देना चाहेंगे कि किस तरह से एक बच्चे की करियर को किन एस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए चूज करना चाहिए, किस तरह से फ्रीडम देना चाहिए? क्या ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं या उससे रिलेटेड कोई स्टोरी जो आपको याद हो? थैंक यू आकाश जी इस सवाल के लिए। अमेजिंगली मुझे इससे रिलेटेड कोई स्टोरी
नहीं याद आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये लिबर्टी देनी चाहिए कि वो अपने मन की बात एटलीस्ट आप तक कह पाए। अभी एक हमारी स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे और मैं उनकी मदद कर रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था उनको समझने में। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैं ना सिंगर बनना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, गाना गा के सुनाओ। उसने गाना गा के सुनाया, बहुत अच्छा गाया। बोला कहीं से सीखा है आपने? उन्हें अभी तो सर यूट्यूब से। और तो मैं कोशिश करो फिर इसमें हम मतलब आपको कहाँ ले जा सकते हैं? पापा को मत बताना, बहुत मारेंगे। मैंने बोला आपके पापा से हम बात करते हैं, आप सोच लो, आप बात करोगे तो बताना ही पड़ेगा ना कि आप सिंगर बनना चाहते हो, आपने मुझे गाना सुनाया था। और आप सर ये मत कहना, बहुत मारेंगे मेरे को। तो अगर आप अपने बच्चों को इस डर में ले जाएंगे कि वो ये भी नहीं बताएंगे कि पापा मुझे सिंगिंग आती है, मुझे सिंगिंग का शौक है। क्या आपने कभी अपने पापा को गाना सुना है? मारेंगे सर, मारेंगे। उन्होंने बोला है तेरे को इंजीनियर बनने का, मतलब तेरे को इंजीनियर बनने का है। मम्मी को पता है मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। तो मम्मी ने पापा को कभी नहीं बताया। सर हमारे यहाँ पापा के आगे मम्मी की, दीदी की, बाबा की, किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें बताएगा। ये मैं कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मध्य प्रदेश के एक शहर की, बड़े शहर की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से दबा देंगे तो फिर शायद जो उनके अंदर है हम उसे नहीं समझ पाएंगे। इतनी सी लिबर्टी हमें उन्हें देनी पड़ेगी और इतनी सी लर्निंग हमें लानी पड़ेगी कि हम भी ये समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर है क्या। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो आकांक्षा को पेंटिंग का शौक था। हमने कहा कि अगर आप कोई प्रोफेशनल पेंटर बनना चाहते हो तो हम इसके लिए तैयार हैं, शायद उतना समय कैरियर में आपको लगेगा। बट शी सेड नो, इट्स माई हॉबी। आकाश जी को तो मैंने हीरो बनने की ऑप्शन भी दी कि आप मुंबई चले जाओ और आपको अनुपम खेर जी की तरह सड़क पे नहीं सोना पड़ेगा। हम आपको मंथली पैसे भेजते रहेंगे, आपके लिए कुछ ट्राई भी करेंगे, रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर करेंगे। बट ही सेड नो, मैं हीरो नहीं बनना चाहता। तो मुझे लगता है कि कैरियर को लेके आज तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैरियर गाइडेंस अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया आपकी मदद करता है, मेंटोरशिप अवेलेबल है। तो इन सब की मदद से हमें कुछ समय देकर अपने बच्चों के कैरियर को चुनने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे शो पर कृष्ण सर ने भी एक एपिसोड कवर करा था जिसके अंदर उन्होंने स्टोरीज बताई थी। बहुत सारी उन्होंने आपसे छोटी छोटी चीज़ें बताई, सीखी। उसमें से एक स्टोरी है सर जहाँ पे उन्होंने सिंक के अंदर कपड़े धोने सीखे, एक बॉटल कैप लगाकर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये स्टोरी आपने कहाँ से, मतलब आपको कहाँ से ये एक्सपीरियंस या कहाँ से ये जुगाड़ आपने सीखा और फिर आपने आगे टीम को उस तरह से सिखाया? जैसा बोला जाता है कि जरूरत आविष्कार की जर्नी है। तो मुझे ध्यान है मैं शायद कब 30 साल पहले, 28 साल पहले चाइना गया था। तो एक ही होटल का कमरा था, कमरे बहुत छोटे थे, जितने बजट में कमरे मिल सकते थे वो हमारे पास थे। मैं और मेरे सीनियर श्री NK जैन जी, हम 2 लोग चाइना में थे। तो उन 5 दिनों में हमें अपने अंडरगारमेंट्स के लिए या अपने रुमाल के लिए या कभी कोई और कपड़े धोने के लिए ऐसी कोई जगह अवेलेबल नहीं थी। बहुत छोटी सी जगह थी जहाँ पे खड़े होके शावर के नीचे आप बादिंग एरिया वाज वेरी शॉर्ट। तो उस वॉश बेसन के साइज ने मुझे ऐसा सिखाया कि ये इसमें शायद कुछ काम हो सकता है। तो वॉश बेसन में नॉब होती है, तो तब उसका मतलब समझा जब आप उसे प्रेस करते हो तो वो बंद हो जाती है और वॉश बेसन कैन बिकम ए बाउल। तो आप नलका चलाते हो हॉट कोल्ड को और फिर पानी भर जाता है। थोड़ा सा आप सरफ 2 बूंद डाल लेते हो, उसको हिला लेते हो। सरफ नहीं था तो नहाने का या जो दूसरा साबुन था उसको थोड़ी देर आप उसके अंदर हिला लेते हो, तो एक एक बाउल ऑफ वाटर विद सोप तैयार हो जाता है। आप अपने कपड़े उसमें डाल देते हैं, 2-3 बार आप उसको हिलाते हैं और ऐसा करते हैं। तो वहाँ से ये पहली बार अनुभव हुआ और कपड़े बहुत अच्छे धुले। तो फिर जब अगली बार ऐसा हुआ तो मैंने अपने साथी कृष्ण शर्मा जी को समझाया, फिर अगली बार गए तो अपने किसी दूसरे साथी को बताया। इसमें भी कभी प्रॉब्लम है तो आप, अगर आपके पास थोड़े बड़े मुंह की बॉटल है तो आप उसमें कुछ कपड़े अंदर भर दीजिए, उसके अंदर सब भर के उसको हिला लीजिए, थोड़ी देर बाद निकाल कर धो लीजिए। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। बट हाँ, अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा धोना सिखाया
तो इसके लिए धन्यवाद। इन्हीं सब चीज़ों से एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कवर होता है, मेंटरशिप। आपने अपने बिजनेस में काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने मतलब आपने उनको मेंटोर किया, आपने उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। तो इस पूरी जर्नी में अगर मेंटोरशिप पे कोई एनेक्डोट या कोई स्टोरी आप हमें सुना सकें। आपने तो मुझे पूरा स्टोरी बाय समझ लिया है। आप हर बात पे चाहते हैं मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, ये तो ठीक नहीं है। और मुझे आज के इस एपिसोड के लिए कोई प्रोफेशनल फीस भी नहीं मिल रही है। मेंटोरशिप होना पैशन है, मजबूरी है या जरूरत है? आपको इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, आपको वो समझना होगा। कभी कभी आप अपनी टीम को मेंटोर करते हैं क्योंकि उसकी जरूरत होती है, बट वो ट्रू मेंटोरशिप नहीं होती। आप अपनी जरूरत के लिए उनको मेंटोर कर रहे होते हैं। कभी कभी आपको मेंटोर बनने का पैशन होता है, ये भी ठीक नहीं होता क्योंकि आप इसके जरिए अपना पैशन पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर मेंटोर बनते हैं तो ये बहुत ट्रू मेंटोरशिप होती है। तो मैंने बाय कोर ऑफ माय हार्ट हमेशा ये कोशिश की कि मैं किसी एक बात के लिए मेंटोर ना बनूं। ये बहुत बड़ा शब्द है, ऐसा कहने के लिए उनका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मेरे जीवन के जो अनुभव थे, जो मैंने सीखा था, वो मैंने कोशिश की कि मैं अपने टीम मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को साथ लेके चलूं, उन्हें सिखाऊं। कुछ ने शायद उसमें से ज़्यादा सीखा होगा तो वैसा बोलते हैं, कुछ ने शायद कम सीखा होगा वैसा बोलते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, उन्हें लाइटर नोट, जब मैं अपने कमरे में, ऑफिस के कमरे में कोई बात कर रहा होता हूँ तो बाहर कोई एक और बच्चा बोलूंगा या हमारे ऑफिस के टीम के सदस्य बोलेंगे, बोलेंगे चुप चुप चुप, अंदर कहानी चल रही है अभी। और पता है सर कौन सी कहानी सुना रहे हैं? ये वाली कहानी सुना रहे हैं। बच्चा बाहर आता है, मुस्कुराता, कहता है वही वाली कहानी सुनाई थी? कहता नहीं दूसरी थी। बोले फिर मुझे भी सुना। तो मतलब अब शायद आपकी जो वो स्टोरी टेलिंग है, आपकी जो मेंटोरशिप है, लर्निंग ऑफ लाइफ है, वो किसी स्टेज पे आके शायद काम नहीं कर रही होती है। तो मुझे नहीं पता, वो बच्चे मुझे खींचने के लिए ऐसे कर रहे होते हैं, उनको सच में कोई नई स्टोरी सुननी होती है। बट अब ऐसा भी ऑफिस में होने लगा है कि वो बाहर आकर अपनी कहानी शेयर करता, बोलता ये वाली तो नई थी, ये सबने मुझे नहीं सुनाई। जब तक जीवन चलता रहेगा, कहानियां आपके जीवन में आती रहेंगी, उन कहानियों को आप सुनाते रहेंगे और आप ऐसी आशा करेंगे, मैं एटलीस्ट ऐसी आशा करूंगा कि मेरी वो कहानियां आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर आएंगी, आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगी, तभी वो कहानियां सार्थक होंगी। अभी रिसेंटली बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, उनका सबका अपना अपना टेक है कि हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू वर्क एंड हाउ मच टाइम यू शुड गिव फॉर पर्सनल थिंग। इसमें आपका भी एक व्यू है जो एक बहुत कॉमन व्यू नहीं है कि लाइफ जीने का अपना तरीका है और उस तरीके के हिसाब से उस टाइम को डिवाइड करा जाता है। जी, तो क्या आप उस फिलॉसफी को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएंगे? आपके इस वर्किंग आवर के सवाल को मैं अलग तरीके से बताना चाहूंगा। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ 8 घंटों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आपको सुपर सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ 12 घंटों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको रिच होना है तो आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। आपको सुपर रिच होना है तो आपको और ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। आपको खुद तय करना है कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या है। शाहरुख खान ने भी बोला है कि पहले आप लाइफ में पैसे कमा लीजिए, फिर ये फिलॉसफी की बातें करेंगे। मैंने उनके एक इंटरव्यू में देखा जहां उन्होंने कहा कि लोग मुझे बोलते हैं कि अब मैं सड़क पे जाके गोलगप्पे नहीं खा सकता क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं। मैं अब बीच पे जाके चिल नहीं कर सकता क्योंकि लोग मुझे घेर लेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कहीं होता हूँ पब्लिक प्लेस पे और लोग मुझे शाहरुख 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 शाउट करते हैं और चिल्लाते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मुझे फ्लाइंग किस करते हैं, मेरे से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता था कि मैं उतने घंटे काम नहीं करता, डबल शिफ्ट नहीं करता, अपने आप को पुश नहीं करता लाइफ में और मैं वहां पहुंच जाता? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं था। आप याद रखिए, आप भगवान के वो अनमोल बच्चे हैं जिसको वो और ज्यादा काम करने की हिम्मत दे रहा है, जिसको वो और ज्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हमें से बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, उनको मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपने आप काम करें और अपने आप को प्रूव करें। तो
हमको वो मौका बड़ी किस्मत से मिला है जिसमें हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। फिर भी ऑन ए अदर साइड अगर आपको लगता है नहीं, मुझे योगा में ज़्यादा ध्यान लगाना है, ज़्यादा चिल करना है, बीचेस पे ज़्यादा समय बिताना है, घूमना है, देयर इज नो हार्म, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। बट बहुत सक्सेसफुल होने के लिए शायद आपको बहुत काम करना पड़ता है। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो बहुत मेहनती होते हैं। तो आप अपने जवाब, अपनी एज, अपनी पॉकेट, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपने बैंक बैलेंस, इन सब के हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे काम करना है। ये बहुत सो कॉल्ड पर्सनल है कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं और उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। आपकी पूरी एजुकेशनल जर्नी या आपकी जो पूरी करियर रहा है, अगर उसके अंदर आपको एक डिसीजन चेंज करना हो, कोई एक डिसीजन, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैंने पहले भी शायद एक दो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला है कि नहीं, मेरी यहाँ तक की लाइफ बड़ी परफेक्ट है, मैं हर जन्म में यही अजय गुप्ता बनना चाहता हूँ, यही घर परिवार चाहता हूँ, शायद यही बिजनेस चाहता हूँ, यही देश चाहता हूँ, यही मिट्टी चाहता हूँ। पर फिर भी अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं, और ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्या बदलना है, बट अगर मैं कुछ रिग्रेट करूं तो हाँ, मुझे ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए था, मुझे अपनी ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन करनी चाहिए थी। मे बी वो मुझे शायद और बेटर शेप करती। जो मैंने किताबें देर से पढ़ना शुरू किया वो मुझे शायद कुछ जल्दी स्टेज में पढ़नी शुरू करनी चाहिए थी। शायद वो मुझे कुछ बेटर डिजाइन करती, बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए लेकर आती। तो चेंज करने जैसा रिग्रेट नहीं है, कुछ चीजें देर से शुरू करने का रिग्रेट है। उनको कुछ जल्दी शुरू करता तो और बेटर होता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको ऐसा भी कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो एजुकेशन वाले और हम क्या करने जा रहे हैं और बचपन कहाँ पहुँचेगा, और तो इसको उस जोन से निकाल कर और मेरे जीवन के उन पहलुओं को छुआ जो शायद अभी तक बाहर नहीं आए थे। फिर कभी मिलेंगे, बैठेंगे और बहुत सारी ढेरों बातें करेंगे।